आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। अब आप सुनेंगे आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव। श्रोताओं नमस्कार, मैं रितेश कपूर, सहायक निदेशक समाचार, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत इस वर्ष स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके साथ हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियोज में मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परमार पीठ के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा जी। प्रोफेसर ओपी शर्मा जी ने हिमालय और हिमाचल के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर कई पुस्तकें लिखी हैं। आपको हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल गौरव पुरस्कार, भाषा अकादमी साहित्य सम्मान और कई अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया है। प्रोफेसर ओपी शर्मा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। इस कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने आपके साथ 1858 से 1920 के कालखंड में हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी विभिन्न प्रमुख घटनाओं और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया था। आज हम आपके साथ 1920 से 1941 तक की प्रमुख घटनाओं व स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद रितेश कपूर जी। हम अभिनंदन करते हैं ऑल इंडिया रेडियो शिमला का और रितेश कपूर जी का और विशेष रूप से पूरी टीम का कि हम आज इस कड़ी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हिमाचल में 1941 ईस्वी का जो कालखंड है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जी प्रोफेसर साहब, जैसा कि मैं चर्चा कर ही रहा था कि पिछली कड़ी में अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमने 1858 से 1920 के कालखंड के हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में और हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान विषय पर चर्चा हमने की है। तो उसी कड़ी में आज ये हमारी तीसरी कड़ी है। तो आज का जो कालखंड हमने चुना है वो 1920 से लेकर 1941 का है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस कालखंड में विशेषतः क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई और ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका योगदान हमें इस पर विशेष रूप से उसे इस कड़ी में हमें चर्चा करनी चाहिए। धन्यवाद रितेश कपूर जी। हम आपसे कहना चाहते हैं हिमाचल में 1921 से 1941 ईस्वी के कालखंड में जो महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के जो विविध स्वर एवं प्रजामंडल की पृष्ठभूमि से संबंधित जो कालखंड की प्रमुख घटना है, उसका हम यहाँ पर विवरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम याद करें, इस कालखंड में महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज, मदन मोहन मालवीय और लाला दुनीचंद अंबालवी जैसे राष्ट्रीय नेताओं का शिमला आगमन। हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानी इन राष्ट्रीय नेताओं से प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन में कूदने लगे। गांधी टोपी, खादी वस्त्र धारण करना, कांग्रेस का झंडा उठाना व विदेशी कपड़ों की होली जलाना सेनानियों के जागरूकता पुरुषार्थ बने। हमें याद है पालमपुर के जयलाल नागल का विलायती कपड़ों की होली जलाना। हमें याद है मई 1921 ईस्वी में शिमला में कांग्रेस का प्रथम सशक्त प्रतिनिधि संगठन बनना, जिसमें मौलवी गुलाम मोहम्मद प्रधान बने, भागीरथ आजिज उप प्रधान, मोहम्मद उमर नुमानी मंत्री, द्वारका प्रसाद उप मंत्री और लाला घुंगरमल खजांची चुने गए थे। हमें याद है 11 मई 1921 को गांधी जी का शिमला आना, वो 14 मई को आर्य समाज मंदिर में जनसभा को संबोधित करना। हिमाचल में सेनानियों के विविध स्वर तो उठने ही थे। हमें याद है गांधी जी के आह्वान पर शिमला के 3 युवकों प्यारेलाल, सालिग्राम गुप्ता और मेहर चंद का ब्रिटिश कॉलेज छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूदना। हमें गर्व है इस कालखंड में स्वतंत्रता संग्राम में कूदे कुनिहार के बाबू कांशीराम, हमीरपुर के शिव सिंह, कुल्लू के फकीर चंद भापा, ऊना के खुशीराम गुप्ता एवं गोकलचंद, कांगड़ा के भगत राम शर्मा, चंबा के ध्यान सिंह पुरी तथा शिमला के कूड़ाराम आदि सेनानियों पर जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपने स्वरों को मिलाया। हम कैसे भूलें ऊना की दुर्गाबाई आर्य को, जब उन्होंने आनंदपुर साहिब में कप्तान
दीवान पोहलोराम की पत्नी जमुना देवी के साथ मिलकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। हमें याद है सैमुअल इवांस स्टोक्स जो एक ईसाई पादरी थे, उन्होंने बेट बेगार की ज्यादतियों को देखकर तथा आर्य समाज के दर्शन से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का निर्णय लिया। वे सत्यानंद स्टोक्स बने और जेल में भी बंद रहे। हमें याद है जख्मी पंजाब पुस्तक पर खेले गए नाटक के पात्र प्यारेलाल, द्वारका प्रसाद, करमचंद, स्वामी रामानंद और अब्दुल सितार को जेलों में बंद करना, यह गाथा भी न्यारी है जी। हमें याद है 10 दिसंबर 1924 को सुकेत के सत्याग्रहियों व पंजाब से आई ब्रिटिश फौज के साथ हुई मुठभेड़ का वह दृश्य है जब ब्रिटिश सेना ने सत्याग्रहियों पर लाठियां बरसाई थी जी। इस मुठभेड़ में कई सत्याग्रही जख्मी हुए और वीर रतन सिंह, लोहारू, कृष्णा, सिद्धूराम, अर्जुन, कपूरू, थुल्लू एवं टीटा आदि 42 सत्याग्रहियों को पकड़ा गया और जेलों में बंद कर दिया गया था जी। हमें याद है 1927 ईस्वी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सुजानपुर टीला के तार नामक स्थान पर आयोजित जनसभा जिसमें सिंह, ठाकुर हजारा सिंह, बाबा काशीराम, गोपाल सिंह, चतर सिंह आदि प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी स्थानीय लोगों के साथ सम्मिलित हुए थे। हम कैसे भूलें बलोच पुलिस की उन लाठियों को जो उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों ने खाई थी। यहीं पर बाबा काशीराम ने शपथ ली थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक वह काले कपड़े ही धारण करेंगे। यहीं से तो बाबा काशीराम स्याहपोश नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा ने पहाड़ी कविताओं के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाई। सरोजिनी नायडू ने उन्हें तभी तो बुलबुले पहाड़ की उपाधि प्रदान की थी जी। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत सी घटनाओं का जिक्र यहाँ पे किया और बहुत ही हमें महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने अपना इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसी कालखंड में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटित हुई, जैसे कि मैं चर्चा करना चाहूंगा बिलासपुर का डांडरा संघर्ष था। इसी दौरान साइमन कमीशन की भी हम चर्चा करते हैं और वो इसी कालखंड में आया, या फिर सिरमौर रियासत में कानून सुधार सभा की जो गतिविधियां थी, तो उसके बारे में उस विषय पर भी आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ चर्चा करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने रितेश कपूर जी हमारे समक्ष रखा है। हम कुछ घटनाओं का जिक्र यहाँ करेंगे जी। हम कैसे भूलें 1930 का बिलासपुर रियासत का भूमि बंदोबस्त आंदोलन जी, जो बिलासपुर का डांडरा संघर्ष नाम से जाना जाता है जी हाँ। इस कृषक आंदोलन में बलोच पुलिस ने आंदोलनकारियों को बुरी तरह पीटा था। अच्छा। इसमें 49 आंदोलनकारी पकड़े गए जी, तथा गांव खारसी के कहनाराम जी, खलोट के सिहनूराम, साई कनैता के गणेशा नंबरदार तथा कनौड़ के घुंगर व गोपाल दत्त को 5 वर्ष के कड़े कारावास की सजा मिली थी जी। यो गाथा भी तो महान है, बहुत महान जी। हमें याद है साइमन कमीशन के विरोध में पांगी के दौलतराम गुप्ता द्वारा लाहौर से छपने वाले उर्दू के समाचार पत्रों में लिखे गए लेख जी। यो गाथा भी तो शब्दों में अमर है जी जी। 1 जनवरी 1935 को सिरमौर रियासत में कानून सुधार सभा नामक संस्था के योगदान को भी हम भूल नहीं सकते। इस संस्था की नींव पंडित राजेंद्र दत्त ने डाली थी। इससे प्रेरित होकर ही सिरमौर रियासत में प्रथम प्रजामंडल का गठन किया गया था। इस संगठन में नागेंद्र सिंह, डॉक्टर देवी सिंह, आत्माराम, रामनाथ ने विशेष भूमिका निभाई थी। मई 1935 ईस्वी में पंडित राजेंद्र दत्त की संस्था भी इसमें सम्मिलित की गई। नई संस्था में एडवोकेट धर्म नारायण प्रजामंडल के प्रधान तथा डॉक्टर देवेंद्र सिंह इसके मंत्री बने। राणा दिलीप सिंह, इंद्र नारायण, टीडी जोशी, आदिल सिरमौरी, राणा किशन सिंह तथा फतेह मोहम्मद आदि सदस्य चुने गए। प्रजामंडल की गाथा भी तो यहीं से शुरू होती है। हमें गर्व है महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित पद्मदेव पर, जिन्होंने आर्य समाज के माध्यम से पहाड़ी रियासतों में स्वतंत्रता की अलग जगाई थी। हैदराबादी जत्थे के नायक भी पंडित पद्मदेव ही है। अच्छा। रोहू के दूर दराज क्षेत्र से इस महान सपूत ने स्वाधीनता आंदोलन में विशेष भूमिका अदा की है। जुब्बल रियासत के महान स्वतंत्रता सेनानी भागमल सोहटा के योगदान को हम शब्दों में बांध नहीं सकते जी। उन्होंने ठकुराइयों में स्वतंत्रता आंदोलन की जो अलग जगाई वह विभिन्न प्रजामंडलों के गठन में सर्वत्र दिखाई देती है। रितेश जी, हम इसके बाद जिक्र करना चाहते हैं। हमें गर्व है ठेव रियासत की सूरत राम प्रकाश, दौलत राम जी,
एवं मियां खड़क सिंह पर। हमें गर्व है मधान के देवीदास मुसाफिर पर। हमें गर्व है कुनिहार के बाबू कांशीराम पर, भज्जी के भास्करानंद, बाघल के मनसाराम चौहान, बघाट के जयंती प्रसाद वर्मा, अर्की के हीरा सिंह पाल, धामी के बाबू नारायण दास एवं पंडित सीताराम जी पर, जिन्होंने अपनी अपनी रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा प्रदान की। आगे चलकर प्रजामंडल आंदोलन के लिए यह ऊर्जा काम आई। सन 1937 ईस्वी में जब धामी प्रेम प्रचारिणी सभा गठित हुई थी, इसके नारायण दास अध्यक्ष व पंडित सीताराम मंत्री चुने गए थे। 1 अक्टूबर 1935 ईस्वी को ऊना में महात्मा गांधी तथा पंजाब के नेता डॉक्टर गोपी चंद भार्गव के सहयोग से गांधी सेवा आश्रम ओयल की स्थापना हुई। रितेश जी, गांधी सेवा आश्रम ओयल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छा। यह आश्रम स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों का केंद्र बना। हमें इस पर भी गर्व है। हमें याद है ब्रिटिश सरकार के नए अधिनियम के तहत सन 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानमंडलों के प्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें कांगड़ा क्षेत्र में पंजाब प्रांत के 3 विधानसभा क्षेत्र बने थे। इसमें हमीरपुर से ठाकुर हजारा सिंह, पालमपुर से पंचम चंद्र कटोच कांग्रेस की उम्मीदवार थे। देरा से पंडित भगतराम आजाद उम्मीदवार थे। पंडित भगतराम ही एकमात्र प्रत्याशी जीतकर पंजाब विधानसभा पहुंचे थे। यह घटना भी महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर शर्मा जी की जैसे कि आपने भी चर्चा प्रजामंडल की और हम जानते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हमारा भारतवर्ष बहुत पुराने समय से ही छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था और यहाँ के तत्कालीन जो जनमानस था उन्हें दोहरी गुलामी से उन्हें संघर्ष करना पड़ा और वो दोनों तरफ से जो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसमें हमने हिमाचल के संदर्भ में ये देखा कि प्रजामंडलों के जो उनके आंदोलन थे वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा जिसे कह सकते हैं कि बड़े इफेक्टिव थे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रजामंडल के विधिवत गठन के प्रस्ताव कैसे हुए और किस तरह से उनका गठन हुआ और कैसे कैसे वो आगे बढ़े, उस पर कुछ चर्चा आप करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रितेश कपूर जी आपने हमारे समक्ष रखा है। अभी मैंने जिक्र किया था कि सिरमौर रियासत में प्रजामंडल का गठन हुआ। विधिवत रूप से ये प्रजामंडल का गठन अगर हम देखें, हम याद करें फरवरी 1938 ईस्वी के हरिपुरा महाकौशल के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अच्छा। इसी अधिवेशन में देशी रियासतों में विधिवत प्रजामंडलों के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ था। यही प्रस्ताव अखिल भारतीय प्रजा परिषद में भी पारित हुआ। अखिल भारतीय प्रजा परिषद के लुधियाना अधिवेशन को हम कैसे भूलें, जिसमें शिमला पहाड़ी रियासतों से पंडित पदमदीप, भागमल सोहटा, मंडी से पूर्णानंद, सिरमौर से हितेंद्र सिंह, बिलासपुर से सदाराम चंदेल, चंबा से विद्याधर व विद्यासागर, गुलाम रसूल व पृथ्वी सिंह ने भाग लिया था। यह सम्मेलन 15-16 फरवरी 1939 ईस्वी को किया गया था। इससे पूर्व दिसंबर 1938 ईस्वी को शिमला में हिमालय रियासती प्रजामंडल शिमला का गठन हुआ था, जिसमें टिहरी से देव सुमन, बुशहर से पंडित पदमदेव व भागमल सोहटा ने विशेष भूमिका निभाई थी। अच्छा। रितेश जी, हम कहना चाहते हैं इस संस्था के सदस्यों में भज्जी के भास्करानंद, बाघल से हीरा सिंह पाल, गियोग से सूरत राम प्रकाश, मधान से देवीदास मुसाफिर, केवंठल से देवीराम केवला और बिलासपुर के सदाराम चंदेल ने गांव गांव जाकर प्रजामंडल के गठन में विशेष भूमिका निभाई। अच्छा। हमें इन प्रजामंडलियों पर भी गर्व है। रितेश जी, हम ये विशेष रूप से कहना चाहते हैं, रियासतों में प्रजामंडल की गतिविधियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार व रियासती सरकारों ने दमन की नीति जारी रखी थी। अच्छा। हमें गर्व है हिमाचल निर्माता व स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पर, जिन्होंने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं का पक्ष लिया था। अच्छा। रियासती सरकार ने उन्हें 24 घंटे के भीतर रियासत छोड़ने के आदेश दिए थे। अच्छा। डॉक्टर परमार उस समय सिरमौर रियासत के जज थे। हमें डॉक्टर परमार पर भी गर्व है। उनको छोड़ना पड़ा था रियासत को। अच्छा। और तुरंत इसीलिए
क्योंकि उन्होंने प्रजामंडल के जो सेनानी थे उनका पक्ष लिया, और क्योंकि वो अलग अलग प्रजामंडल के गठन की कार्य योजना तैयार कर रहे थे, तो रियासती सरकार ने उनको दंड तो देना ही था। जी जरूर। तो ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को भी हम इस क्षण याद करते हैं। हम कैसे भूले 12 जून 1939 ईस्वी को कोटी रियासत के बेटू आंदोलन को। रितेश जी, विशेष रूप से हम इसकी चर्चा करना चाहते हैं। प्रजामंडल के कार्यक्रम तो चल रहे थे, परंतु बेटू आंदोलन के जो हमारे सप्रेस्ड क्लास थी, जो बेट बिगाड़ का काम करते थे, वहां पर भी अलग जगाई हमारे प्रजामंडली सामाजिक तौर पे कमजोर लोगों के। हम कहना चाहते हैं, इन बेटुओं ने प्रजामंडलियों से मिलकर राणा रघुवीर चंद के विरुद्ध आंदोलन किया था। अच्छा। परिणाम स्वरूप पुन्नू, दुर्गा, दिल्लू, लखनऊ, मनिया, छाजू, झतू, धारसिया और भूरिया को पकड़कर जेल में बंद कर उनको घोर यातनाएं दी गई थी। यह गाथा भी तो महान है, ये छोटी घटनाएं नहीं है। प्रजामंडल के ऊर्जा के साथ ये बेट बिगाड़ वहन करने वाले हमारे जन साधारण भी उस समय प्रजामंडल के साथ जुड़ गए थे। इससे बड़ी घटना कहाँ हो सकती है? सामाजिक स्तर पे जो सबसे नीचे पायदान पे खड़ा था वो भी संघर्षशील था। ये मैंने जिक्र किया कि कुछ लोगों के मैंने नाम लिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। हम कैसे भूले जुलाई 1939 में शिमला क्षेत्र की देशी ठकुराइयों में प्रजामंडल गठन का जब अभियान चला था। हिमालय रियासती प्रजामंडल के महामंत्री भागमल सोटा के नेतृत्व में प्रजामंडल महलों की स्थापना हुई। हम एक बहुत बड़ी घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ, जिसको हम धामी गोलीकांड वो बड़ी घटना है। हम रितेश जी चर्चा करें। इसी प्रकार कुनिहार प्रजामंडल अस्तित्व में आया था। अच्छा। अब हम देखिए, कुनिहार प्रजामंडल जब अस्तित्व में आता है और धामी रियासत में क्या घटनाएं घटती है, मैं जिक्र करना चाहता हूँ। धामी रियासत की प्रेम प्रचारणी सभा ने हिमाचल रियासती प्रजामंडल में शामिल होने की योजना बनाई थी। कमहाली नामक स्थान पर, जो शिमला के निकट है, 600 कृषक इकट्ठे हुए, जिसकी अध्यक्षता भागमल सोटा ने की थी। इस सभा में श्री धामी प्रेम प्रचारणी सभा को धामी रियासती प्रजामंडल में बलबेरनी का जो प्रस्ताव पारित हुआ था, वो बड़ा महत्वपूर्ण घटना है। 16 जुलाई 1939 ईस्वी को अपनी मांगों को लेकर प्रजामंडल के सदस्य धामी हलों पहुंचे। रियासती सरकार ने भागमल सोटा को गिरफ्तार किया। मनशाराम, धर्मदास भी उनके साथ, जैसे पुलिस ने उनको पकड़ा, वो दोनों उनके साथ हो लिए भागमल सोटा के साथ। भीड़ उत्तेजित हो गई। देखते ही देखते वहां पर पुलिस ने सत्याग्रहियों पर गोलियां चलवा दी। गांव मंदोआ के दुर्गादास व गांव टंगोश के उमादत्त घटना स्थल पर ही शहीद हो गए। 80-90 सत्याग्रही जख्मी हुए थे। 200 के लगभग सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। यह सत्याग्रह धामी गोलीकांड के रूप में जाना जाता है। सत्याग्रही की यह गाथा भी हिमाचल के स्वतंत्रता आंदोलन में अमर है। गांधी जी ने विशेष रूप से चिट्ठी लिख करके ही नहीं, अपितु कई महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में भी इस घटना का जिक्र हुआ। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर का जो है असर रहा। इस घटना ने एक ऐसा परिवर्तन प्रजामंडलियों के ऊपर के मनोमस्तिष्क पर लाया कि हम सारे के सारे रियासतों में प्रजामंडली पूरी तरह आगे बढ़े। जो हम अगली कड़ी होगी उसमें कभी जिक्र करें कि प्रजामंडल की महान घटनाएं कैसे कैसे घटी थी। आज हम इस कड़ी में इतना ही जिक्र करना चाहते हैं। और रितेश जी, ये मैंने 1941 तक की प्रमुख घटनाओं का जिक्र आपके समक्ष, आपके श्रोताओं को दिया। जी तो प्रोफेसर ओपी शर्मा जी, आपने बहुत ही रोचक जानकारी, और इस जानकारी का मैं समझता हूं कि श्रोताओं को जरूर इसे जानना चाहिए, अपने इतिहास को जानना चाहिए। ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है, इसके लिए एक बहुत लंबा और बहुत बड़ा संघर्ष, बड़ा जैसे कहते हैं बहुत बड़ा बलिदान इसमें जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया है। तो आपने ये जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ ये साझी की, इसके लिए मैं आकाशवाणी शिमला की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और श्रोताओं से ये निवेदन है कि ये जो कार्यक्रम है, इसकी जो हमने पुरानी 2 कड़ियां जो हमने पहले से ही प्रसारित हुई हैं, वो हमारे जो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज
शिमला के फेसबुक पेज पर भी हैं और यूट्यूब चैनल पर भी हैं, तो आप कभी भी उनको दोबारा भी सुन सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है जो हमें हमारे इतिहास के साथ रूबरू कराती है और उसके साथ जोड़ती है। तो आप सभी श्रोताओं से हम अब इजाजत लेते हैं। प्रोफेसर ओपी शर्मा जी का एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। आजादी का अमृत महोत्सव। अभी आप आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है।